माँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उस बंदर से शादी नहीं करूंगी। मैंने गुस्से में प्लेट बही सिंक में फेंक दी और फिर तेजी से पराठे बनाने लगी। माजू किचन में मुझे ये खुशखबरी सुनाने आई थी, जो मेरे लिए खुशखबरी नहीं बल्कि किसी बुरे सपने की तरह थी। मेरे जवाब से बेहद नाराज हो गई। क्यों सोनम, क्या कहीं की हूर की परी है जो वो तुझे बंदर लग रहा है? इतना अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान है, बल्कि हमारे मोहल्ले में उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं, और तू उसे बंदर कह रही है। कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी तो मैं उसी के साथ कराऊंगी। मैंने तो नकते हुए कहा। माँ, आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने? उसमें वह बिल्कुल छंपू है। उसे आजकल की दुनिया का कुछ भी पता नहीं। अपनी जिंदगी अब से 24 साल पीछे जी रहा है। वही तेल से छुपड़ा लंबी सी शर्ट और डीली ढाली पेंट मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी। मैं किसी हैंडसम स्मार्ट और अमीर लड़के से शादी करूंगी जो पढ़ा लिखा हो, अपना बिजनेस करता हो, या कम से कम कोई अच्छी नौकरी तो हो, वो ऑफिस जाए और मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊं। जब वह अपनी बड़ी सी गाड़ी से घर आए और गेट पर हॉर्न बजाए तो मैं दौड़ कर गेट खोलूं, उसके हाथ से कोट और ब्रीफ केस थाम लूं। मैं तो धीरे धीरे अपने सपनों की दुनिया में ही खोने लगी थी कि तभी माँ के घूंसे ने मुझे हकीकत में ला पटका। सपनों से बाहर आ जा सोनम, यह सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत की जिंदगी देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, और तू बिजनेसमैन से शादी के सपने देख रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। सोनम माँ गुस्से में कहती हुई किचन से बाहर चली गई, और मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए नाश्ता बनाने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी पूरी जिंदगी अब बस ऐसे ही रोटियां बनाते और सिसकते सिसकते गुजर जाएगी। पापा हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब मेरी माँ ने सिलाई करके मेरा और अपना पेट पाला था। किसी ना किसी तरह मेरी पढ़ाई भी करवा रही थी, और मैंने सोचा था कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूंगी और मैं अपने घर के हालात सुधार लूंगी। पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि किशोर ने अचानक से रिश्ता भेज दिया। उसका नाम मेरे दिमाग में आते ही मेरा मन खट्टा हो गया। उसे क्या लगा कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी? पहले अपनी शक्ल तो आईने में देखें। बड़बड़ा हुए मैंने नाश्ता मांग के सामने लाकर रख दिया। माँ मेरे फूले हुए मुंह को देखकर कहने लगी, सोनम, अकल से काम ले। ऐसे अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं? अरे हीरे जैसा लड़का है, खुद का मकान है हमें, और क्या चाहिए? मैंने गुस्से में कहा। माँ, ऐसा टूटा फूटा मकान मेरे किसी काम का नहीं, और इस टूटे फूटे मकान का मैं अचार नहीं डालूंगी। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा। कहाँ से टूटा फूटा है? बस दीवारों का प्लास्टर ही तो उखड़ा है। मेहनती लड़का है, सब कर लेगा। मैं पैर पटक हुए अपने कमरे में चली आई थी और अलमारी से एक मोबाइल निकाल लिया, जो मैं अपनी माँ से छुपा कर रखती थी। ये मोबाइल फोन हार्दिक ने मुझे दिया था। हार्दिक का नाम मेरे लबों पर आते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई थी। हार्दिक मेरे सपनों का राजकुमार था। मैंने तुरंत ही उसे फोन लगा दिया। कुछ ही घंटियों के बाद उसने फोन उठा लिया था। कैसी हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छी नहीं हूं हार्दिक माँ। मेरी शादी की जल्दी में है। तुम अपना रिश्ता लेकर क्यों नहीं आते? हम शादी कर लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। हार्दिक मेरा क्लास फ्रेंड था, और कॉलेज में हमारी मुलाकात के बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। वे एक अमीर परिवार से संबंध रखता था, और उसके साथ रहकर मेरे सारे सपने सच हो सकते थे। तो भला मैं किशोर से शादी क्यों करती? मेरी बेकरारी पर हार्दिक जोर से हंसा और कहने लगा, सोनम, अभी शादी मेरे माँ बाप तो हरगिज भी नहीं मानेंगे। अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना करियर बनाना है। अगर शादी का नाम भी लिया ना तो पापा जान से मार देंगे, और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है। सिर्फ 22 साल, मैंने नाराज होकर कहा। लेकिन हार्दिक, यह तो गलत बात है। अगर तुम अपनी उम्र और करियर की चिंता में लगे रहे तो मेरी तो शादी भी हो जाएगी। कम से कम अपने घर वालों से बात तो करो। हम मगनी कर सकते हैं, शादी बाद में कर लेंगे मेरी बात पर। हार्दिक ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा। उसकी इसी बात पर मैं खुश हो गई थी, और हमने देर रात तक बातें की थीं। जब मैं सोने के लिए लेटी तो उसके ख्यालों में ही डूबी हुई थी, मगर हार्दिक के साथ साथ किशोर का चेहरा भी मेरे ख्यालों में आने लगा था, और मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। किशोर हमारे मोहल्ले में ही रहता था। उसके माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे, और वह अपनी दूर की मासी के साथ घर में अकेला रहता था। उसका खुद का मकान था, और एक दुकान जहां आटा चक्की लगाकर गेहूं और मसाले पीसता। पूरा दिन वह सफ़ेद धूल में लिपटा रहता, और एक पुरानी सी मोटरसाइकिल पर फटफट करता हुआ घर से निकलता था। अजीब सा पुराने ख्यालों का लड़का था। ना उसे जिंदगी जीने का कोई तरीका आता था, और ना ही किसी चीज़ की ख्वाहिश थी। ना कोई फैशन सेंस था, ना किसी चीज़ का शौक।
पता नहीं कब उसने मुझे देख लिया और कब मुझे पसंद कर बैठा और अपनी मानसी को मेरे घर रिश्ते के लिए भी भेज दिया। और मेरी माँ तो इस पर दिल और जान से राजी थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था मरकर भी किशोर से शादी नहीं करूंगी। और मैं भूल गई थी कि नसीब भी कोई चीज होती है, और भगवान ने मेरे नसीब में किशोर को ही लिखा था, जो मुझे जल्दी ही मिलने वाला था। माँ ने किशोर के रिश्ते पर हाँ कर दी थी और मेरी हर मिन्नत अनसुनी कर रही थी। उधर हार्दिक की तरफ से भी कोई पक्की बात सुनने को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हार्दिक के माँ बाप मगनी के लिए भी तैयार नहीं थे। हार्दिक ने मुझसे कहा, सोनम ऐसा करते हैं, हम घर से भाग चलते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, बाद में मेरे माँ बाप मान ही जाएंगे। अब मेरे पास भी भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कहा, ठीक है हार्दिक, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूं। मेरी माँ तो हथेली पर सरसों जमाए बैठी हैं। अगले 15 दिनों में मेरी शादी उस चंपू से करवा देंगी। खैर, हार्दिक राजी हो गया था। अगले दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। माँ ने मुझे शक भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या बात है सोनम, आज तो कॉलेज के लिए बड़ी सज धज कर जा रही है। मैं थोड़ी झिझक गई थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, माँ, आज हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। मैं माँ की नज़रों से बचती बचाती घर से बाहर निकल आई थी। मेरे हाथ में कॉलेज बैग था, जिसमें किताबों की जगह मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान रख लिया था। मैं कॉलेज के लिए निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर मैंने ऑटो वाले को रोका और हार्दिक के बताए पते पर पहुंच गई। हार्दिक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया था और खुशी से मेरा स्वागत करते हुए मुझे फ्लैट में ले गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही थी, यह करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरी माँ मेरी शादी किशोर से करा देती, और मैं हार्दिक को खोना नहीं चाहती थी। जब मैं अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वहां 4 लड़के पहले से बैठे हुए थे। मैंने घबराकर हार्दिक की ओर देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैंने कहा, हार्दिक, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि यह तुम्हारे दोस्त का फ्लैट है और हम वहां अकेले होंगे और हम शादी कब करेंगे? हार्दिक हंसते हुए बोला, अरे, शादी की क्या जल्दी है? जो काम शादी के बाद करना है वो पहले कर लेते हैं, और फिर शादी भी हो जाएगी। यह कहकर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चारों लड़के शैतानियां से हंसने लगे। यह सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से भड़कने लगा था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने घबरा कर कहा, हार्दिक, मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन हार्दिक ने मेरा हाथ कसक पकड़ लिया। कहने लगा, इतनी जल्दी क्या है? पहले हमें तो खुश कर दो। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। मैंने कांपते हुए कहा, हार्दिक, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूं, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे। तुम मेरी इज्जत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे थे। हार्दिक ने हंसते हुए कहा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। शादी का ढोल मैं अपने गले में नहीं डाल सकता। तुम हमें खुश करो और हम तुम्हें खुश कर देंगे। इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। आखिर तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम भी अपने शौक पूरे करो और हम अपने मजे। यह कहकर वे चारों मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे 5 और मैं एक अकेली। मैं उनके बीच फंस चुकी थी कि तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में हमारे गेट पर खटखट हुई। उन सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। दरवाजा हार्डी ने ही खोला था और सामने पुलिस को देखकर उन सब के होश उड़ गए थे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मैंने देखा कि पुलिस के पीछे कोई और नहीं, बल्कि किशोर खड़ा था। मुझे उस वक्त किशोर से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं लगा। मैं दौड़कर किशोर के सीने से लग गई थी। पुलिस ने उन 5 को गिरफ्तार कर लिया और किशोर मुझे इज्जत से घर ले आया। किशोर ने रास्ते में मुझे बताया कि जब तुम कॉलेज के लिए घर से निकलती थी तो मैं तुम्हें रोज ही अपनी दुकान से देखा करता था। ये मेरा बहुत पुराना शौक है। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन बन जाता था। उस दिन भी मैं तुम्हें ही देख रहा था। तुम ऑटो में बैठी थी तो ऑटो वाले को कुछ समझाने लगी थी। मैंने नोट किया कि तुम रोज वाले ऑटो को छोड़कर किसी दूसरे ऑटो में बैठी थी। हालांकि तुम कॉलेज जाने के लिए ही निकली थी, क्योंकि तुम्हारा खलिया बता रहा था, लेकिन किसी और ऑटो में बैठकर कहीं और जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। इसीलिए मैं दुकान से उठकर तुम्हारे पीछे आने लगा, और फिर तुम एक लड़के से मिली थी और यह लड़का तुम्हें फ्लैट में लेकर आया। मैं समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, और मैंने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया और टाइम पर पुलिस भी आ गई थी। सब कुछ सुनकर मैंने किशोर का धन्यवाद किया।
मैं घर आ गई थी। मुझे इतनी जल्दी घर पर देखकर मेरी माँ हैरान थी। कहने लगी, सोनम, तू तो कॉलेज गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और यह तो इतनी परेशान क्यों है? तेरी हालत इतनी खराब क्यों है? मैंने कहा, माँ, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी लौट आई हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और फिर वहां पहुंचते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। हार्दिक मेरे विश्वास को तोड़ दिया था। आज वह मेरी इज्जत को खराब करने चला था। अगर किशोर समय पर ना पहुंचता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मुझे पता था कि अब किशोर भी मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं तो हैरान रह गई। जब अगले ही दिन माँ ने मुझसे कहा कि किशोर शादी के लिए जोर दे रहा है, वह 8 दिन बाद ही शादी करना चाहता है, दोनों ओर से कोई बड़े इंतजाम नहीं होंगे, बहुत ही सादगी से शादी की जाएगी। मैं सोच में पड़ गई कि किशोर के कैसे मुझसे शादी कर सकता है। सब कुछ जानते हुए उसने मेरी इज्जत बचाई थी, उसने मुझ पर एहसान किया था, लेकिन फिर भी मैं किशोर के साथ खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। किशोर जैसा जीवन साथी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो उससे अपनी सहेलियों से मिलवाने में भी शर्म आती। हाँ, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन फिर भी मैं किशोर के साथ खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। किशोर जैसा जीवन साथी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो उससे अपनी सहेलियों से मिलवाने में भी शर्म आती। हाँ, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन शादी जिंदगी भर का सवाल होता है। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं एक बार किशोर से मिलना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। अगले ही दिन किशोर मुझसे मिलने आया था और माँ ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया था। और जैसे ही किशोर कमरे में दाखिल हुआ, मैंने बिना कोई वक्त गवाए कहा, किशोर, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके बदन से मसालों की गंध मेरी नाक में घुसने लगी। मैंने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं मन ही मन सोचने लगी, इस इंसान के साथ मैं कैसे पूरी जिंदगी बिता पाऊंगी। शायद वह अभी उठकर सीधा अपनी दुकान से आया था। उसके तेल लगे बालों में आटे की धूल चिपकी हुई थी। किशोर ने धीरे से कहा, सोनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किसी और से मोहब्बत करती थी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें धोखा खाने के बाद अक्ल आ गई होगी और मेरे रिश्ते से अब तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें दूंगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन किशोर, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। क्या तुमने खुद को देखा है? यह तेल से चिपके बाल और शरीर से उठती मसालों की बदबू। मैं तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? प्लीज़ इस शादी से इनकार कर दो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हार्दिक से धोखा खाने के बावजूद भी मेरी आंखों से किशोर से नफरत की पट्टी अब तक आंखों से उतरी नहीं थी। मेरी बात सुनकर किशोर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ भी नहीं बोला था, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थी, बल्कि वह खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रही थी और मैं यह सब कुछ देखकर हैरान थी। मैंने हैरानी से माँ से पूछा, माँ, किशोर ने सस्ती से इनकार नहीं किया। माँ ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, क्यों करेगा, वह तो दिल से शादी के लिए राजी है। मुझे किशोर पर बहुत गुस्सा आया। मेरे इतनी बार मना करने के बाद उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वक्त बीतता गया और शादी का दिन भी आ पहुंचा। माँ की जिद और धमकियों के चलते मुझे दुल्हन बनकर तैयार होना पड़ा। दिल से मैं शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे किशोर से शादी करनी पड़ी। शादी की रात मैंने अपना सब कुछ उतार कर फेंक दिया था। किशोर का ख्याल आते ही मेरा मन मिचलाने लगा। भला मैं उसे अपने करीब कैसे आने दे सकती थी? जब किशोर कमरे में दाखिल हुआ और मुझे इस हाल में देख तो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी सी घुल गई थी। कहने लगा, सोनम, यह क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? मैंने उंगली उठाते हुए उसे वन करते हुए और तैश में कहा, भूल जाओ कि आज हमारी सुहाग रात है। तुमने मुझसे शादी कर ली है। तुम मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाओगे, ये ख्वाहिश अपने दिल में ही दबा लो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तुम क्या समझते हो कि मुझ पर एहसान करके तुमने मुझे खरीद लिया है? यह कहकर मैंने अपना तकिया उठाया और जमीन पर चादर बिछाकर सोने लगी। किशोर कुछ देर तक मुझे बेबस नजरों से देखता रहा, फिर बोला, सोनम, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने चुपचाप अपना तकिया उठाया और बेड पर जाकर लेट गई। वह जमीन पर चादर बिछाकर सो गया था। हम दोनों ही शादी के हंगाम से थके हुए थे, इसीलिए जल्दी ही सो गए थे।
शादी के अगले दिन से ही मेरी जिंदगी एक रूटीन की तरह चलने लगी थी। ना कोई नई बहू के नखरे थे, ना कोई रस्मो रिवाज। किशोर के घर में कोई नहीं था जो इन सब का हिस्सा बनता। मजबूरन मुझे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी किशोर से की थी। धीरे धीरे जिंदगी एक ढर्रे पर आने लगी थी। किशोर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ झुक नहीं पा रहा था। मैं खुद को समझाने की लाख कोशिश करती, लेकिन मैं किशोर को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। किशोर अक्सर मुझे प्यार भरी नज़रों से देखता था, लेकिन मेरा ठंडा रवैया देखकर अपने कदम रोक लेता। कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी मदहोशी दिखाई देती थी। वह जवान मर्द था और उसके भी जज्बात थे। वह मेरे करीब आने के लिए तड़पता था, लेकिन मैं उसे अपने करीब आने देना नहीं चाहती थी। और फिर एक रात वो हो ही गया, जिससे मैं दूर भाग रही थी। ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा था और अब रेगुलर ज़मीन पर सोने की वजह से किशोर को ठंड लगने लगी थी। मैं नींद में थी कि लेकिन फिर भी मैंने एकदम झटके से आंखें खोल दी थीं। आंखें खोलकर पाया कि मैं किशोर के बहुत करीब थी। न जाने सोते वक्त मैं उसके पास आ गई थी या फिर वो मेरे पास आया था, लेकिन अब मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी संगत को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। मेरी सांसें थमी हुई थीं और किशोर के हाथ धीरे धीरे मेरे बदन पर सरक रहे थे। शायद वो जाग रहा था। उसकी हर हरकत मेरे शरीर में बिजलियां से भर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे दूर कर दूं, उससे दूर हट जाऊं, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मेरा पूरा शरीर उसके स्पर्श से बहकने लगा था। जैसे ही उसके हाथ मेरे पेट से ऊपर की ओर बढ़े, मैंने उसका हाथ एक झटके से थाम लिया था। मेरी इस हरकत पर किशोर ने मुझे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया और मदहोशी भरे लहजे में बोला, नहीं सोनम, अब और नहीं। मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरी भावनाओं को समझो सोनम। हम पति पत्नी हैं और मैं कब तक तुमसे दूर रह सकता हूं। यह कहते हुए उसने हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दी थीं और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई थी। उस रात के बाद हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो गया था। किशोर तो पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था, लेकिन मैं अपने दिल से उसे अब भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ ही समय बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, जबकि किशोर तो खुशी के मारे जमीन पर पैरी ही नहीं रख रहा था। वह हवाओं में उड़ने लगा था। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो किशोर मुझे अस्पताल लेकर आया, लेकिन डॉक्टर कुछ चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा, 1 महीने पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब डिलीवरी में कुछ परेशानी आ रही है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। यह सुनकर किशोर घबरा गया था। डर तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती नजर आ रही थी। न घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को बचा लिया था। मैं हल्की बेहोशी में थी, लेकिन डॉक्टर की बात सुन सकती थी। एक डॉक्टर कह रहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका खून बहना रुक जाए, लेकिन अगर इन्हें जल्द से जल्द खून नहीं मिला तो इनका बचना मुश्किल है। किशोर डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर कुछ भी करो, मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा। हम ब्लड के लिए आगे बात कर रहे हैं और ब्लड 3 घंटे में पहुंच भी जाएगा, लेकिन अगर 3 घंटे तक इन्हें ब्लड नहीं मिला तो इनकी जान चली जाएगी। और यह सुनते ही मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने अपने आसपास नर्स को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अब भी जिंदा हूँ। मेरे एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। नर्स ने मुझे होश में आते देखा और मेरे पास आकर कहने लगी, आप ठीक है। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उसने किशोर के बारे कि उनका ब्लड ग्रुप आपसे मिलता था। उन्होंने अपना खून आपको दिया और आपकी जान बचाई। यह सुनकर पहली बार मेरा दिल किशोर के लिए तेजी से धड़कने लगा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे कितना प्यार करता था और उसने मेरे लिए अपनी जान तक देने से नहीं हिचकचाया। लेकिन आगे जो नर्स ने कहा था, मेरा दिल थमसा गया था। नर्स आगे कहने लगी कि लेकिन हम किशोर के शरीर से ज्यादा खून नहीं निकाल सकते थे। फिर भी वह बार बार तुम्हें ब्लड देते रहे, यहां तक कि अब उनकी जान को खतरा है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनका का बचना मुश्किल है। यह सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने तुरंत कहा, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। मैं इमरजेंसी रूम में गई। किशोर बेड पर आंखें बंद की लेटा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे खून की एक एक बूंद उसके शरीर से निकल चुकी थी।
मैं तड़प कर उसके सीने से लग गई और रोते हुए कहा, किशोर, किशोर, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी आखिरी बूंद तक दे दी और मैं कभी तुम्हारी कदर ही ना कर सकी। किशोर ने हाँ से आंखें खोली और मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया। फिर धीरे से कहा, सोनम, हमारे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सोनम, और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम जियोगे किशोर, और हम दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। उस पल पहली बार मेरे दिल में किशोर के लिए मोहब्बत उमड़ने लगी। मैं चाहती थी कि वह किसी तरह भी बच जाए, लेकिन अगला ही पला ऐसा आया कि मैं उसकी छाती पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हड़बड़ा कर उठी। डॉक्टर से पूछा, मेरे पति किशोर कैसे हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। समय पर ब्लड का इंतजाम हो गया था और आपके पति को खून चढ़ा दिया गया है। अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। यह सुनकर मेरी जान में जान आई थी। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद हम तीनों, मैं, किशोर और हमारा बेटा, घर लौट आए। कुछ दिन मेरी माँ हमारे साथ रही और हमारी देखभाल की। जब मैं थोड़ी ठीक हो गई तो मैंने खुद से घर को संभाल लिया था। अब तो मेरा यह हाल हो गया था कि किशोर के बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। किशोर अब मेरा सब कुछ बन चुका था। मेरा बच्चा और मेरा पति मेरी पूरी कायनात थे। मेरे प्यार और ध्यान से किशोर भी धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी पर्सनालिटी में निखार आने लगा था और उसका काम भी चमकने लगा था। उसने अपनी दुकान पर कुछ लड़के काम के लिए भी रख लिए थे और अब घर में खुशियां और खुशहाली लौट आई थीं। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि इंसान की बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसके दिल की खूबसूरती मायने रखती है। जब रिश्तों में आपसी मोहब्बत हो तो इंसान खुद ब खुदा खूबसूरत लगने लगता है। जैसा कि मुझे अब किशोर से बेहतर कोई और नहीं दिखता। उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल को जीत लिया था और अब वही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सोनम और किशोर के नाम। आपको कैसी लगी? ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।